ट्वेल्थ केमिस्ट्री वालों केवल इन क्वेश्चन को करके जाओ। देखो ये मैंने पूरा चिट्ठा बना करके रखा है, केवल इन क्वेश्चन को करके आप अपने प्री बोर्ड के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, इस बात की गारंटी है। जैसा कि आप अपने प्री बोर्ड के बायो के पेपर में अच्छा स्कोर करके आए हो, एंड आई होप कि आप अच्छा पेपर करके आए होगे, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन बताए थे एकदम सिलेक्टेबल क्वेश्चन बताए थे, एंड आप लोगों ने करके अच्छी तरीके से आए होगे। एंड देखो अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, एंड मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को ठीक तरीके से जो है दिखाई दे। देखिए आपके क्वेश्चन में आपको बताते चलूंगा कि कौन सा आपको करना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है ग्राम अणुक उन्नयन। देखो केवल केवल ये 16 क्वेश्चन है, मैंने अभी चिट्ठा आपको बताया, ये 15-16 क्वेश्चन है, इन्हें पढ़ करके जाओ, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल इन्हें करके जाओ फिलहाल, अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो। देखो ग्राम अणुक उन्नयन और अवनयन, इन दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लो। ये आपका दिया गया है पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे, इसको कंप्लीट करो यार। इसका आंसर यहाँ पे अणुक अवनमन स्थिरांक के साथ कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन आपको करना है जो फर्स्ट नंबर के चैप्टर का ही, ये तो बता रहा हूँ, मूलरता एवं मूललता, इन इकाई को परिभाषित कर लेना, एंड इनमें अंतर भी कर सकते हो। देखो ये दोनों पता है आपको, और इसकी इकाई क्या होती है ये दोनों की पता होना चाहिए। और ये देखिए ये लीटर में मूलों की संख्या होती है, एक होती है हमारी किलोग्राम में, ठीक है, इन दोनों को कर लेना। अगला है आपका हेनरी का नियम, उदाहरण से लिखिए। देखो केवल 16 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं है, वीडियो पूरा देख लेना, एंड दोस्त को भेज दो वीडियो को, है ना। देखिए हेनरी के नियम को उदाहरण से भाई, और हेनरी के नियम का गणितीय रूप क्या होता है भाई, याद कर लेना जरूर से। देखो स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है, ये हेनरी का नियम कहता है, ठीक है। अब इसका जो गणितीय रूप होता है वो आपको जरूर से कंप्लीट कर लेना है ना। तो ये रहेगा आपका यहाँ पे, देखिए पूरा का पूरा दिया गया है ना। अब यहाँ से फर्स्ट नंबर चैप्टर को करते हैं भाई खत्म, ठीक है। अब चलते हैं अब आगे, है ना। तो आगे हमें कहाँ पे चलना है हम देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पे। देखिए अब हम कहाँ पे जाना है भाई, ये जाएगा अपन 22, 23 और 24, 26 नंबर पेज पे। देखो अब मैं ले चलता हूँ आपको 22 नंबर के पेज पे। देखो तो आपको अगला क्वेश्चन जो करना है, अणु संख्यता, ऐसे आणविकता भी कहते हैं। देखो ये रहेगा आंसर आपके सामने, आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि में आपको अंतर करना है, अणु संख्यता, तो इसमें अंतर ये कर लेना। आपके सामने आंसर पूरा दिया गया है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि फुल आंसर आपको अच्छी तरीके से दिख सके, ठीक है ना। अब देखिएगा, चलिए 3-4 अंतर आपको दिए गए हैं, कोई 3 अंतर तो जरूर से याद कर लेना। देखिए किसी अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या को अणु संख्यता या आणविकता कहते हैं, और अभिकारकों के अणुओं की वह संख्या जिसकी सांद्रता परिवर्तन से अभिक्रिया वेग निर्धारित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। इसको याद कर लेना, इंडिया आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपको करना है, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर याद करना है। देखो अभिक्रिया की दर क्या होती है, यह इकाई समय अंतराल में अभिकारकों की सांद्रता में होने वाली कमी या क्रियाफलों की सांद्रता में वृद्धि है। यह वेग नियम में समानुपाती स्थिरांक है, यह वेग नियम में समानुपाती स्थिरांक होता है, दर स्थिरांक। तो इसे कंप्लीट कर लेना, एंड आपको इस अभिक्रिया की दर का मात्रक यहाँ पे, इसका भी मात्रक याद कर लेना है ना। और सेल स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आप लोग भाई कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर से, उसे कंप्लीट जरूर से कर लेना, है ना। जल्दी से बताई दो सेल स्थिरांक का मात्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 26 पे था भाई, तो 26 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया लैंथेनॉइड संकुचन के क्या कारण है ना। तो आपको दिए गए हैं लैंथेनॉइड संकुचन, लैंथेनॉइड तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनकी जो है परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या छोटी होती जाती है, और संकुचित मतलब छोटी संकुचित हो जाती है, सक्रिय सी, और इस गुण को लैंथेनॉइड संकुचन कहा जाता है ना। इस चीज़ को याद करना, एंड इसके जो परिणाम हुए हैं वो आपको जरूर से याद करना है, क्योंकि अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, इसको कंप्लीट कर लेना। ये आपको इसके परिणाम दिए गए, तत्वों का पृथक्करण, तत्वों के गुणों में समानता, एंड संयोजक लक्षण, ठीक है, ये दिख रहा होगा ठीक से, अब है ना, इसको कंप्लीट कर लेना। तो ये रहेगा हमारा इससे क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपको करना है लैंथेनॉइड्स एवं एक्टिनॉइड्स में अंतर भाई। तो ये रहेगा आपके सामने आंसर यहाँ पे। लैंथेनॉइड्स प्रमुख रूप से +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, किंतु कुछ यौगिकों में +2, +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, और ये +3 के अलावा ये सारी अवस्थाएं जो है प्रदर्शित करते हैं। तो ये ऑक्सीकरण की अवस्थाएं यहाँ पे दी गई हैं, इसके अकॉर्डिंग इसे समझ लेना, ठीक है। इसका फुल अंतर आप देखना चाहो तो यहाँ पे आपको फुल आंसर इसका दिया गया है, ठीक है। इसको कंप्लीट करो एंड वीडियो को लाइक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करना है, देखिए यहाँ पे दिया गया है उस गैल्वेनी सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। भाई गैल्वेनी सेल तो ठीक ठाक है, लेकिन इस रिएक्शन को याद रखो, ये भाई ये रिएक्शन है ना। अब भाई इसको आपको यह अभिक्रिया होती है, अब इसको समझाना है भाई। तो यह इसमें कौन कौन सी स्थिति बताई होती है भाई, इसमें स्थिति बनती है कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया को लिखिए, एंड भाई एनोड पर है या फिर कहाँ पर है, कैथोड पर है। तो कहाँ पर भाई, देखो एनोड पर स्थिति इसकी क्या होगी, और कैथोड पर ये रहेगी। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना, ये चीज आपको बिल्कुल से करके जानी है। ये इसका आंसर दिया गया उस अभिक्रिया का, एनोड पर ये स्थिति रहेगी, कैथोड पर ये अभिक्रिया रहेगी। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, एंड इससे कंप्लीट कर लो, या फिर अपनी जेब में रख लो, ठीक है, इसे कंप्लीट करके रखो।
और दिमाग में तो रखना ही रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपको करना है, ईंधन सेल। फ्यूल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे करके जाओ भाई। देखो फ्यूल सेल क्या होता है, ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक युक्ति है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत में परिवर्तित करती है। इसे ईंधन सेल कहते हैं, है ना। तो ये आपके सामने रहेगा, इसका डायग्राम इस तरीके से बनाना है एंड इसे कंप्लीट कर लो भाई, 1-2 बार बनाओ एंड ये बना दोगे ना तो आपको आधे नंबर तो वैसे भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये रहेगा आपका ईंधन सेल में होने वाली जो आप रासायनिक रिएक्शंस कह सकते हैं वो एनोड पर कैथोड पर इस तरीके से ये रहेंगी और कुल अभिक्रिया आपको दी गई है, ठीक है। अगला है आपका ईंधन सेल की जो विशेषताएं होती हैं ये कंप्लीट कर लेना। 3 विशेषताएं आपको दी गई हैं, है ना, ऊर्जा के सतत स्रोत इसके, तो इस तरीके से इसको पूरा कंप्लीट कर लेना, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में बन सकता है। तो इसे बिल्कुल से कंप्लीट करो एंड हाईलाइट, मैं तो स्टार रेटिंग दे दूंगा भाई, 3 स्टार की नहीं 5 स्टार की रेटिंग दे रहा हूँ इसको पेपर के लिए, है ना, और आपके बोर्ड के लिए भी, ठीक है ना। इसको कंप्लीट करके जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां से करना है। देखिए भाई ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के 3D संक्रमण श्रेणी के जो है तत्वों के नाम, 3D संक्रमण श्रेणी के आपको तत्वों के नाम लिखने हैं। तो ये रहेंगे, देखिए तत्वों के नाम आपके सामने दिए गए हैं, स्कैंडियम, वेनेडियम, मैग्नीज, कोबाल्ट और कॉपर, है ना, ये तत्व दिए गए हैं। और टाइटेनियम, क्रोमियम, आयरन, निकल, इस तरीके से, है ना, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दिए गए हैं। मेनली आपको नाम और संकेत याद रखना है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप बन जाएंगे, ठीक है। इन्हें कंप्लीट कर लेना, नाम जरूर से याद रखो ये, ठीक है ना, इसको याद रखो। एंड 3D संक्रमण श्रेणी के ये तत्वों के नाम है, ठीक है। और आगे इसका आंसर दिया नहीं गया है, लेकिन अब कौन सा था भाई, इसी पेज पे था, ये 43 पे। चलिए भाई ये रहेगा आपका 43 पे था, अब 45 पे देखिए ये रहेगा। ये आपको निम्न के आईयूपीएसी नाम लिखी, देखो आईयूपीएसी नाम भाई बहुत ही, देखो आप इतने सारे दिए होते हैं, एक तो याद नहीं होते ठीक तरीके से और पता नहीं चलता। तो ये रहेगा आपके सामने, इसका आपको आईयूपीएसी नाम इसका याद करके जाओ। एंड आपका आंसर 4 का ये दिया गया है, हेक्सामीन प्लेटिनम, है ना, हेक्सामीन प्लेटिनम, इसको याद रखो, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। इसका नाम है जो आईयूपीएसी नाम इसका दिया गया है आपको PTNS3। तो ये आपको पूरा का पूरा इसको कंप्लीट कर लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे कहाँ पे आ चुके थे भाई, तो ये तो अपने यहाँ पे क्रॉस हो गए ना। चलिए भाई 33 पे चलते हैं। देखो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलो एंड आपको एक भी क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। एंड ये सेकंड आईयूपीएसी नाम दिया गया है, इसको आपको कंप्लीट करना है। देखो ये वाला दिया गया फर्स्ट वाला, है ना। चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है, देखिए यहाँ पे आपको इसका आंसर दिया जाएगा, ये रहेगा आंसर, अब दिखाई देगा आपको आंसर ठीक तरीके से। देखिए आंसर फर्स्ट का दिया गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, है ना, ये आपका आंसर यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट का। इसको बिल्कुल से याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको अच्छे से याद कर लो, है ना। अब आपको ठीक तरीके से दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन हमें अब कहाँ पे जाना है, अब हमें 33 पे भाई, यही तो है किलेट। ये किलेट क्या होते हैं भाई, इसको याद कर लेना। ये आपको यहाँ पे दिया गया है पूरा का पूरा, धातु या धातु आयन के साथ संयोजन कर जब कोई बहुतंत्र लिगेंड चक्रीय संरचना वाला अणु बना लेता है तो यह यौगिक जो है कीलेट कहलाता है। इस चीज़ को याद करो एंड इसकी संरचना दी गई है और इसके जो महत्व होता है वो पूरा का पूरा आंसर आपके सामने है, इसको कंप्लीट करके जाओ, ठीक है ना। ये आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है। अब वो पढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे इसमें से अगला क्वेश्चन आपको ये वाला कर लेना है जो कि दिया गया है आपको, यह अनुचुंबकीय है जबकि NiCO4 जो है प्रतिचुंबकीय। समझाइए क्यों, तो इसको कंप्लीट करके ही जाना। तो भाई जय बड़ू चैप्टर से ये क्वेश्चन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं ये यहाँ पे दिया गया है एंड ये मेनली 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कौन कौन से, मोनो और डाई और पॉली, है ना, सैकराइड। तो ये आपके सामने दिए गए हैं एंड आपको ये तीनों पढ़ लेने हैं। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कहूँ तो अभी आपके लिए डाई सैकराइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल से ध्यान में रख लो। डाइसैकराइड बेस शर्कराएं होती हैं जो जल अपघटन पर मोनोसैकराइड के 2 अणु देते हैं, जो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज इसके उदाहरण हैं। ये आपको एग्जांपल इसके जरूर से याद रखना है ना, क्योंकि इसके देखो एग्जांपल लिखने को आता है तो इसका 1 नंबर आपको मिलता है। तो ये रहेगा माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज डाइसैकराइड के उदाहरण है। ये कंप्लीट कर लेना एंड बोर्ड के लिए इन तीनों को पढ़ ही लेना, है ना। ये रहेगा इसका आंसर कंप्लीट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पे जाना है आपके 41 नंबर पेज पे, ठीक है। तो ये रहेगा आपका यहाँ पे, देखिए चलते हैं थोड़ा पीछे, ये रहेगा आपका क्वेश्चन, देखिए ये रहेगा, ये दिया गया यहाँ पे SN1 एवं SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि समझाइए तथा इनमें अंतर। तो मेनली आपको क्या है, अंतर इनमें याद कर लेना है। 3 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन इसका बन सकता है। ये आपका फर्स्ट अंतर आपका दिया गया है यहाँ पे एंड पूरा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। 7 अंतर दिए गए हैं, कोई भी 4 अंतर आपको आसानी से याद कर लेना, जो भी आपको आसानी से याद हो जाए। ये रहेंगे आपके 7 अंतर यहाँ पे, तो इसे कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको विलोपन, बीटा विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, इसको कंप्लीट कर लेना है। और जो इससे संबंधित स्टेजेफ सेट जेफ नियम होता है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। मेनली इतना याद रखो को विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ पे आपको दी गई है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड अब जो रिएक्शंस आपकी आती हैं जैसे कार्बेल एमीन अभिक्रिया होगी,
बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया होगी, है ना। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बुर्ज फिटिंग को याद रखना चाहिए। मैं तो कहूँगा इसको कंप्लीट कर लो एंड ये रिएक्शन पूरी आपको दी गई है ना। इसको पूरा कंप्लीट कर लो एंड इसे बिल्कुल से आप छाप करके आओगे पेपर में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल ये क्वेश्चन लगभग आता है। देखो सेंडमेयर भी लास्ट ईयर आई थी एंड कार्बन लैमिन अभिक्रिया आपकी दी गई है, इसको कंप्लीट कर लेना, है ना। ये यहाँ पे हाईलाइटेड है, इसको कंप्लीट करो। और ये बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। अब बचे हैं केवल केवल हमारे, देखो 1 2 3 4 5 प्रश्न बचे हैं। सेल का एक, फैराडे के नियम का है, एक विलोपन का है और ये फिनॉल का है और एक रिएक्शन वाला क्वेश्चन। चलिए इनको देख लेते हैं। तो आपका 17 नंबर पेज पे हमें चलना है। देखो वीडियो में बने रहना है एंड एक एक क्वेश्चन को ना याद कर लेना। अभी देखो, है ना, ये हमने फ्यूल सेल का ये तो क्वेश्चन देख ही लिया था, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था। चलो तो ये तो हमारा कंप्लीट है। एंड अब हमारा ये फैराडे के, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया है, फैराडे के विद्युत अपघटन नियम के बारे में आपको समझाना था, है ना। तो आपको आंसर यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, फैराडे के विद्युत अपघटन नियम को लिखिए। तो ये आपको आंसर यहाँ पे दिया गया, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। तो मेनली इसमें द्वितीय नियम आप याद रखिएगा, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हूँ ताकि आप लोग इसे याद कर सकें। देखिए द्वितीय नियम फैराडे के कहता है, जब श्रेणीक्रम में लगे हुए विभिन्न विद्युत अपघटनों के विलयनों से होकर के विद्युत की समान मात्रा प्रभावित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनकी रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। ये द्वितीय नियम है फैराडे का, इस चीज को याद रखना एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पे डायग्राम इसका दिया गया है ना, ये इसका परिपथ रहता है पूरा, जिसमें प्रतिरोध वगैरह और तारकुंजी वगैरह पूरा रहता है, ठीक है। इसे कंप्लीट कर लेना। अब लास्ट 2 क्वेश्चन केवल रह गए हैं। देखिए फिनॉल ईथर वाले चैप्टर से और रिएक्शन एक, है ना। तो चलिए फिनॉल के चैप्टर पे चलते हैं। भाई 47 नंबर पेज बता रहा है, तो चलिए इस पे चलते हैं और यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे दिया गया। देखो देख सकते हैं, फिनॉल से आप कैसे निम्न प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको आप कंप्लीट करके जाओ। ये आपका यहाँ तक दिया गया एंड सेकंड बेंजीन आ जाता है। पहले इसे देख लो अच्छी तरीके से एंड इसे कंप्लीट कर ही लेना अच्छी तरीके से एंड ये एक बार बना लो एक बार एंड अच्छी तरीके से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अब चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन जो 59 पेज पर है और ये आपकी रिएक्शन है। चलिए 59 पेज पे चलते हैं। देखो वीडियो को आप लाइक कर देना एंड जो चैनल पर नया बच्चा है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेगा। एंड देखो नीचे आपकी कार्बन एमीन अभिक्रिया एवं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया दी गई है, तो इसको कंप्लीट कर लेना। कार्बन एमीन तो हम देख चुके थे, ये रहेगी आपकी। एंड जो हाफमैन रिएक्शन थी वो यहाँ पे दी गई है ना। टेलीग्राम की लिंक मैंने यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, वहाँ पर के जा करके ज्वाइन हो जाना ताकि आप लोगों को सबसे पहले अपडेट हर चीज़ की मिलती रही। ये रही आपकी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, इसको कंप्लीट कर लेना। एंड इसके साथ ही आपके टोटल 16 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, इनको करके जाओ, अपने पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है तो सब्सक्राइब करके जरूर से रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।